हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष 10वीं के सिविक्स का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जिसका नाम है संघवाद। इस वीडियो में हम 3 और 5 मार्क्स के उन सभी प्रश्नों के विषय में विचार करेंगे जो इस चैप्टर से बनने वाले हैं और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड किया, जिसमें और भी प्रश्न उत्तर के विषय में बात किए थे। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज आप उसे देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। प्रश्न है कि 1992 से पूर्व विकेंद्रीकरण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी 1992 में भारत के संविधान में संशोधन हुआ, जिसके तहत विकेंद्रीकरण को प्रभावी बना दिया गया। लेकिन 1992 से पहले क्या स्वरूप था विकेंद्रीकरण का, यह पूछा गया है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 1992 से पहले यानी कि पूर्व विकेंद्रीकरण का जो स्वरूप था उतना प्रभावी नहीं था। तो विकेंद्रीकरण जो 1992 से पहले था वो किस प्रकार से था? सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में नगरपालिका की स्थापना की गई थी। स्थानीय संस्थाएं राज्य सरकारों के अधीन रखी गई थी, जो राज्य सरकार के निर्णय पर आधारित होता था। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव नियत समय पर नहीं कराए जाते थे। स्थानीय संस्थाओं के पास ना अपना अधिकार था और ना ही संसाधन था। इस आधार पर विकेंद्रीकरण जो था एक पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था और एक बेहतर संस्था नहीं थी। 1992 में संविधान संशोधन के तहत इन सभी कार्यों को हटा दिया गया और विकेंद्रीकरण को प्रभावी बना दिया गया। प्रश्न है कि एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करें। सरकार के विभिन्न रूप होते हैं, जिसमें एक रूप है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी जो है संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसे हम संघवाद कहते हैं। तो इस दोनों में क्या अंतर है, इसे देख लेते हैं। इस ओर लिखा गया है एकात्मक शासन व्यवस्था और इस ओर लिखा गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है, यानी कि अगर संविधान में कभी संशोधन करने का जरूरत पड़ता है तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती है, इसमें शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित हो जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही नागरिकता होती है, इसमें एक ही नागरिकता होती है। संघीय शासन व्यवस्था में बहुत ज्यादा कई संघीय शासन व्यवस्था वाले ऐसे देश है जहां पर दोहरी नागरिकता मिलती है। केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है। दोनों स्तर की सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। तो ये कुछ मुख्य अंतर था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सत्ता के बंटवारे के रूप में, जिसमें एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था आता है, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अंतर रखता है। प्रश्न आता है कि केंद्र और राज्य के संबंधों में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो केंद्र और राज्य में जैसे ही संबंध में बदलाव आया तो विभिन्न बातें आई, जैसे विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का सरकार बनने लगा। गठबंधन सरकार के आने से केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती है और केंद्रीय में राजस्व में राज्यों की भी दी जाने वाली राशियां में बढ़ोतरी हो गई, जो पहले कम था। केंद्र और राज्य में जो तनाव चलता था वह भी कम हो गया और इस तरह से केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार हो गया। केंद्र सरकार की योजनाओं का अब इस प्रकार से निर्णय लिया जाता है ताकि राज्यों के हित का भी ख्याल रखा जाए। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार केवल अपनी मनमानी करती है। तो ये क्या था, केंद्र और राज्य के संबंध में जो बदलाव आया संघवाद या फिर विकेंद्रीकरण के कारण। प्रश्न है कि पंचायतों की मुख्य परेशानियों का वर्णन करें। पंचायत की क्या परेशानी है? सबसे पहला, यहाँ पर जागरूकता का बहुत ही बड़ा अभाव है। यहाँ के नागरिक या फिर पंचायत के जो सदस्य हैं वे बिल्कुल ही जागरूक नहीं होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर धन का अभाव है। किसी भी प्रकार के विकास के लिए धन की जरूरत होती है, तो धन का बिल्कुल ही अभाव है। अधिकारी यहाँ पर मनमानी करते हैं। जन सहभागिता में भी कमी है, लोग इसमें भागीदारी नहीं लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर वित्तीय सहायता जो है वह भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है ताकि इसका विकास हो सके। चुनाव भी नियमित रूप से नहीं होते हैं और ये सभी पंचायतों की मुख्य परेशानियां हैं। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको यह सिद्ध करना होगा। सो सिद्ध करने के लिए हम कुछ बिंदुएं लिखते हैं, जैसे भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तर की सरकार है, जो प्रायः संघवाद में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है। साथ ही साथ भारत में लिखित संविधान एवं विस्तृत है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र भी संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदलाव कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में व्याख्या का भी अधिकार है।
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना है। एक विशिष्ट शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। वित्तीय स्वायत्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत रखा गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में एक संघीय व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है और जो एक बेहतर तरीके से चल रहा है। संघवाद के किन्हीं 3 बुराइयों का व्याख्या करना है। संघवाद में तो अच्छाई तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर क्या खराबियां क्या है। सबसे पहला बात, यहाँ पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा, संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र को ही प्राप्त होता है। तीसरा, सांसद को अधिक अधिकार होना चाहिए। चौथा है, धन संबंधी अधिकारों का अभी भी केंद्र के पास होना, ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं केंद्र सरकार की बुराई है। संघवाद की बुराई, माफ कीजिए, संघवाद की बुराई है केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाती है, हमारे लिए फायदेमंद है, परंतु ये कहीं ना कहीं जो है संघवाद के लिए बुराई का काम करती है, जो कई बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों हमारे लिए खड़ी कर देती है। तो यहाँ पर ही मैंने 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न उत्तर बेहतर समझ में आए होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को एक बार कॉपी में लिखें और इसे बेहतर तरीके से पढ़ें। अगर आपको किसी और प्रश्न में डाउट है या आपको लगता है कि मेरे बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर मुझे नहीं आता है, प्लीज़ सर आप मुझे इसका आंसर बताएं, तो आप हमें क्वेश्चन कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट में उसका आंसर दे सकूं। अगर क्वेश्चन बहुत सारा होगा तो एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही वीडियोस को हमारे प्यार देते रहें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, और मुझसे पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।